और अब आपको बनी गाला संभालिए चलते हैं जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अहम इशूज़ हैं वो डिस्कस किए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू है पनामा, उसके ऊपर बात हुई और हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ये फौरी तौर पे बेंच बनाया जाए, डे टू डे हेयरिंग की जाए। ये कितना बड़ा इशू है कि सारा मुल्क देख रहा है और लोग बहुत गौर से सिर्फ नहीं देख रहे हैं, लोगों को खौफ भी है ये कि अब तक इतना लंबा क्यों चल गया है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पनामा में इंकशाफात हुए और इतनी देर तो चलना नहीं चाहिए था। और दो चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं कि एक, नवाज शरीफ ने असेंबली को भी झूठ बोला, और दूसरा जो कतरी का झूठ सुप्रीम कोर्ट में बोला वो भी इसलिए कि उनको पता था कि जो उन्होंने असेंबली में झूठ बोला वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलना था, लिहाजा कतरी आ गया। लेकिन सच ये है कि दोनों झूठ हैं और सच एक ही है जो इसहाक डार ने मैजिस्ट्रेट के सामने रिटन कन्फेशन दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग वो नवाज शरीफ के लिए करते थे, और उन्होंने नाम दिए उसमें, वो जो उनकी एफिडेविट है उसमें नाम है कि किन किन के बैंक अकाउंट्स में पैसा जाता था। उस जो इसहाक डार ने एफिडेविट दिया उससे एक साल पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें भी उन लोगों का नाम आया, वो जो काजी फैमिली थी एल्फर्ट के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि वो मेफेयर या एल्फर्ट से पाकिस्तान से जो पैसा गया। तो वो सच वही था, एक ही सच था कि यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर गया, बच्चों के नाम पैसा रख दिया, कंपनीज बना दी बच्चों के नाम पे, और कहा कि जनाब मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, बच्चे बड़े अमीर हैं और बड़े ज़बरदस्त बिजनेस एक्यूमेन है उनका, और वो अरबपति बन गए। तो हम ये चाहते हैं कि ये केस फौरी तौर पे सुना जाए। मैं कल स्वाबी के बड़े जलसे में अवाम से पूछा कि क्या नवाज शरीफ मुजरिम है पनामा के। 100% लोगों ने हाथ खड़े किए। फुटेज है अगर आप देख लें कल जलसे की, सारे के सारे जलसे ने हाथ खड़ा किया कि ये पनामा के अंदर मुजरिम है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की, इन्होंने पैसा करप्शन करके बाहर लेके गए। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या नवाज शरीफ को सज़ा होगी। 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया और कहा कि सज़ा नहीं होगी। और ये है पाकिस्तान का अलमिया। ये जो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि जनरल रहील के कहने पे मुझे बाहर भेजा गया, यानी कि मुझे छोड़ा गया, इससे क्या होता है, लोगों के अंदर क्या तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर को पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ सकता, सिर्फ कमज़ोरों को पकड़ता है। इसलिए इस मुल्क के अंदर कभी ताकतवर डाकू पकड़े ही नहीं गए, जो मर्जी जुर्म करना करो। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये बड़ा अहम केस है, पाकिस्तान की तारीख में ये फैसला कुन केस है। ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान क्या हकीकी जमहूरियत बनता है या एक माफिया के कंट्रोल में, करप्ट माफिया के कंट्रोल में रहता है जो सारे इदारे कंट्रोल कर बैठी। मैं यहाँ चौधरी निसार की स्टेटमेंट को वेलकम करता हूँ, खुशामदेद कहता हूँ। चौधरी निसार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे सुप्रीम कोर्ट नैब के हेड को अपॉइंट करे। हम ये बड़ी देर से कह रहे हैं और मैं समझता हूँ ये खुशाइन है पाकिस्तान के लिए कि एक इंडिपेंडेंट नैब हो सुप्रीम कोर्ट के नीचे, क्योंकि 12 केसेस हैं नवाज शरीफ के नैब के अंदर। किस तरह नवाज शरीफ नैब को आज़ाद होने देंगे। आपको पता है पहले कोई कार्रवाई की थी नैब पे तो धमकी दी गई नैब को, उसके बाद वो बड़ा वफादारी से काम कर रहा है नैब। और इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के नीचे यानी अदलिया के नीचे नैब नहीं बनती, नैब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आज पाकिस्तान में। प्ली बार्गेन के नाम पे वो करप्शन बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में। अब तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनाब मुझे इजाज़त दे दें 50 करोड़ रुपया करप्शन करने का, थोड़े से मैं आपको भी दे दूंगा, बाकी जेब में डाल दूंगा। और एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। बात यह है,
थोड़ा सा सब्र कर लो। बात यह है कि अगर ये नैब कामयाब होती तो आज करप्शन बढ़ ना रही होती। आज पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी इसलिए रही है कि ये नैब तो करप्शन को आगे बढ़ा रहा है। ये फौरी तौर पे इसको रिजाइन करना चाहिए नैब के चेयरमैन को। और अब तो गवर्नमेंट, अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये कह रहा है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे होना चाहिए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के लोग भी इसमें कोई एतमाद नहीं है उनको। ऑपोजिशन को तो वैसे ही नहीं है, कौम को तो वैसे ही नहीं है। तो इसलिए ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा कि ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ख़त्म कर या मिनिस्ट्रीज़ के नीचे लाने का, ये तो एक और अपने आप के ऊपर से एक बादशाह के अंदर हर किस्म की रेगुलेशन अपने आप से चेक और बैलेंस हटा रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये छोटे सूबों से जुल्म है। ये रेगुलेटरी बॉडीज़ तो नेशनल लेवल पे हैं, फेडरल लेवल पे हैं आप, और ये सारे सबके शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करती हैं। इनका काम ही ये है। रेगुलेटर का मतलब है गवर्नमेंट में रेगुलेट किया जाए शहरियों के बेनिफिट के लिए। तो ये जब इन्होंने ये हटा रहे हैं चेक्स, तो दो तो ख़ास तौर पे ओगरा और नेपरा जो पावर जो बिजली की कीमतें करती है, और ओगरा जो कि तेल की कीमतें, ये तो इतनी बड़े इदारे हैं। अगर इनको आप मिनिस्ट्रियों के नीचे डाल देंगे तो ये तो जो मर्जी गवर्नमेंट चाहे करेगी, जो मर्जी कीमतें बढ़ाए, अवाम की खाल खींचे कि यानी पहले आगे ही इतनी महंगाई की हुई है इन्होंने अवाम पे टैक्सेस लगा के, ये तो और उनको मौका मिल जाएगा। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, अदालत में भी जाना पड़े हमें इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये कि ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इतना नुकसान पहुंचाया है इन्होंने पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज को। ये कोई जिम्मेदार इंसान ऐसी बात कर सकता है वज़ीर दिफा कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऐसी बात कर सकता है, किसी मुल्क को धमकी दे सकता है, जबकि वैसे ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ पूरा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। इसराइल ने तो बड़ी देर, जो पावरफुल यहूदी लॉबी है, वो तो बड़ी देर से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस्लामिक बॉम्ब कहती है। ये तो उनको और मौका दे दिया कि गैर जिम्मेदार मुल्क है, धमकियां दे रहा है न्यूक्लियर, और वो भी धमकी छोटी नहीं दे रहा, न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। मैं और वो भी खबर जो फेक है। अच्छा, या यही तफ्तीश कर लें कि आप इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं, सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट जाएगा, तो कम से कम तफ्तीश ही कर लें। तो इसका एक तीन है, एक है डेमोक्रेसी, एक है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी होता है जब कि आप जमहूरियत के नाम पे इक़्तिदार पे आके मुल्क को लूटते हैं। एक होता है कैकेस्टोक्रेसी, ये ख्वाजा आसिफ ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। करप्ट और इनकॉम्पिटेंट नाहिल लोग जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, ये वो है कि करप्ट भी हैं, नाहिल भी हैं। यानी ये ऐसी स्टेटमेंट देना, सारे पाकिस्तान का, सारी दुनिया के अंदर हमें इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ख़ास तौर पे मुझे सुबह से मैसेजेस आ रही हैं कि किस तरह का ये स्टेटमेंट दी गई है। लोकल गवर्नमेंट, पहले तो 1 साल लग गया इलेक्शन के बाद लोकल गवर्नमेंट के पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, और अब पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर को बहाल कर दिया गया है। यानी कि वो बेचारे जो इलेक्टेड लोग हैं, पहले ही उनके पास कुछ नहीं था। पख्तूनख्वा से आप ज़रा मुआवजना करें कि पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और यहाँ देखें कि पंजाब में पहले साल लग गया और अब पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर को बहाल कर दिया है ताकि शहबाज शरीफ कंट्रोल करे लोकल गवर्नमेंट को भी डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए। इसकी भी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ कि अगर आपने पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ के प्रेशर में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाई दिए थे, तो कम अज़ कम उनको इख्तियारात तो दें। अगर शहबाज शरीफ नहीं रखना था तो ये जहमत क्यों की इतना बड़ी एक्सरसाइज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की। देखिए जी, हम तो सिर्फ ये जो पैनमा के ऊपर हम सारे कोऑपरेट कर रहे हैं सारी ऑपोजिशन के साथ, क्योंकि इसमें सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हैं। अब तक इख्तलाफात हुए हैं टैक्टिक्स के ऊपर, कि वो कई समझते थे कि असेंबली में बैठ के ये बात होगी और उनके कोई डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का कोई नाम लेते हैं। हम ये समझते थे
कि अगर हम सड़कों पे ना आते तो पनामा अब तक ख़त्म हो चुका होता। लेकिन इस चीज़ पे हम सब मुत्तफिक हैं कि पनामा का पूरी तरह नवाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा। खान साहब, क्या आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी की मतलब वापसी कहीं या नवाज शरीफ को बेल आउट करने के लिए तो नहीं है, कोई हेल्प आउट करने के लिए तो नहीं है? देखिए, कल पता चल जाएगा। 27 तारीख को सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब क्या पीपल्स पार्टी करती है। देखिए, हम समझते हैं कि इस वक्त अगर हमने पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना है तो ये है अपोजिशन का काम, जवाब लेना एग्जीक्यूटिव से, नवाज शरीफ से जवाब लेना होता है। देखिए, अपोजिशन का मैं बार बार आपके सामने कहता हूँ, और हमारा कोई रोल नहीं होता। हम ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ना कोई हम कानून बना सकते हैं। हमारा सिर्फ काम होता है कि जब भी गवर्नमेंट कानून तोड़ती है या प्राइम मिनिस्टर या वजीर, तो हम उसे जवाब तलब करते हैं। अभी तक नवाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया। मैंने जो फिर से कह रहा हूँ, असेंबली को भी झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला कतरी का। मतलब अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से कोई बात हुई आपकी, क्या प्लान्स हैं आगे के? जी, हमारा पूरा प्रोग्राम बन रहा है। अब कल स्वाबी में था ये सारा, ये हम अवाम के पास जा रहे हैं पनामा के इशू के ऊपर, और जो अब तक हुआ है, क्योंकि असल में तो अवाम का पैसा चोरी होता है। साउथ कोरिया में जब पब्लिक निकलती है, या ग्वाटेमाला में पब्लिक निकलती है, या साउथ अफ्रीका में निकलती है, या ब्राज़ील में पब्लिक निकलती है करप्शन के ख़िलाफ़, तो वो इसलिए निकलती है कि करप्शन का मतलब अवाम का पैसा चोरी होना। तो जब अवाम का पैसा चोरी होता है तो अवाम की जिम्मेदारी है कि अपने पैसे की हिफाजत करें। तो हम लोगों को इसी तरह जगा रहे हैं कि जो पनामा में जो अरबों रुपया गया बाहर पाकिस्तान से, ये अवाम का पैसा है, नुकसान अवाम को हो रहा है। ये पैसा अगर पाकिस्तान में रहे तो हम स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल बेहतर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ साहब, आपके MNA तकरीबन 2 माह असेंबली में नहीं गए और यानी कोई काम भी नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने सैलरीज भी ले ली और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले लिए, तो क्या आप समझते हैं कि मुनासिब फैसला था? मुनासिब ये है, मुनासिब आपको सवाल तो ये पूछना चाहिए कि ऑपोजिशन का काम है क्या? ऑपोजिशन का काम है जवाब लेना। जब हमने पहले असेंबलियों से निकले, क्यों निकले? जब पाकिस्तान के इदारे हमें नहीं इंसाफ दे रहे थे, धांधली में नहीं इंसाफ दे रहे थे, तो हमने असेंबली में भी कोशिश की पूरी। जब असेंबली से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमें कहा गया कि 20 हल्के खोले जाएंगे और फिर कुछ नहीं हुआ, तो आखिर में ये एक प्रोटेस्ट होता है। अच्छा, अगर हम नहीं करते, ये हम चुप करके बैठ जाते हैं असेंबली में, ना धांधली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी थी, आज ये दफन हो चुका होता पनामा का इशू। ये प्रोटेस्ट होती है, ये ऑपोजिशन का काम होता है। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट जैसे भी करे, पब्लिक इंटरेस्ट में कर रही है। ये अवाम का इंटरेस्ट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम का इंटरेस्ट है कि करप्शन कम हो। तो ये प्रोटेस्ट का तरीका होता है अवाम के इंटरेस्ट को आगे लाने के लिए। अगर हम असेंबली में अच्छी तरह गुड्डे बन के बैठ जाएं और ये इश्यूज सामने ना आए और ये मर जाए इश्यूज, नुकसान तो अवाम को होगा। खान साहब, लास्ट क्वेश्चन। खान साहब, आप कब जा रहे हैं असेंबली में? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बनीगाला के बारे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना था कि देखेंगे कि पीपल्स पार्टी कल क्या करती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाज़ेह हो जाएगी।